बहुत ही ईजी पीजी सा एएस है। AS11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली इस एएस में अपने ये देखते हैं कि तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज मतलब इंडिया के बाहर जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है बाहर के करेंसी में, उसके चलते एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के चलते अपना एक्सचेंज रेट का क्या डिफरेंस आता है उसको अपने पीएल में कब एज ए लॉस गेन रिकग्नाइज करते हैं, एंड ईयर एंड पे अपने बैलेंस शीट आइटम्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। फाइन। सो ट्रायल बैलेंस को बेसिकली कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने इसमें डिस्कस करेंगे, यू कैन सी मॉनेटरी आइटम। तो अगर ये तीन कंडीशन पूरा होता है तो अपने बोलते हैं कोई भी आइटम मॉनेटरी है। अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरा नहीं होगा तो अपने बोलेंगे वो नॉन मॉनेटरी आइटम है। तो तीन कंडीशन क्या है? इट शुड बी एसेट और लायबिलिटी, राइट, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इट शुड बी रिलाइजेबल फॉर अ फिक्स सम अंडर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अमाउंट फिक्स होना चाहिए। एंड तीसरा, पेमेंट फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। तो वापस से सुन लो, तीन कंडीशन अगर पूरा होगा तो मॉनेटरी आइटम है, तीन में से एक भी पूरा नहीं हुआ तो नॉन मॉनेटरी आइटम है। कंडीशन नंबर 1 एसेट लायबिलिटी होना चाहिए, दूसरा अमाउंट फिक्स होना चाहिए, तीसरा जो पेमेंट या रिसीट है वो फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई डेटर्स है तो डेटर एसेट है, डेटर का अमाउंट फिक्स होता है एंड अपने को जो पैसा मिलेगा वो फॉरेन करेंसी में मिलेगा। क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, अमाउंट फिक्स है, जो पेमेंट करना है वो फॉरेन करेंसी में करना है। अब अगर अपने इन्वेंट्री का बात करें तो इन्वेंट्री का वैल्यू कम बेसी हो सकता है ना। तुम बोलोगे ऐसे कैसे कम बेसी हो जाएगा? भाई हो ही सकता है, मार्केट ख़राब हो गया तो अपने बोलते हैं ना इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर पे करना है। तो ये फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है तो इन्वेंट्री क्या हो गया तुम्हारा? नॉन मॉनेटरी आइटम। ठीक है। तो देखो ये एक बस इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। डेटर्स मॉनेटरी, क्रेडिटर्स मॉनेटरी, लोन मॉनेटरी, बिल्स रिसीवेबल मॉनेटरी, बिल्स पेबल मॉनेटरी। वैसे ही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, ये सारा नॉन मॉनेटरी आइटम है। ओके। अब अपने कैसे रिकग्नाइज करता है, मतलब किस रेट पे अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकग्नाइज करता है। एक्सचेंज रेट तो चेंज होता रहता है ना हर टाइम, तो कौन सा रेट को लेगा? जब ट्रांजेक्शन होता है उसको बोलते हैं इनिशियल रिकग्निशन। जैसे तुम सामान खरीदा तो जब तुम खरीदा वो हो गया इनिशियल रिकग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन मतलब बैलेंस शीट डेट पे जब अपने ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। इनिशियल रिकग्निशन हमेशा ही स्पॉट रेट पे होता है। स्पॉट रेट मतलब जिस समय सौदा हुआ उस समय जो भाव था उसी भाव पे होगा। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन अगर मॉनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट पे होगा। मॉनेटरी आइटम मतलब क्या? वापस से देख लो तीन कंडीशन, एसेट लायबिलिटी होना चाहिए, सम फिक्स होना चाहिए, पेमेंट रिसीट फॉरेन करेंसी होना चाहिए। ये मॉनेटरी आइटम का एग्जांपल है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन, बीआर, बीपी, राइट। तो मॉनेटरी आइटम होगा तो तुम्हारा रिकॉर्डिंग क्लोजिंग रेट पे होगा। नॉन मॉनेटरी में डिपेंड्स, उस पर अपने बाद में डिस्कस करेगा। तो अगर अपना क्लोजिंग रेट और स्पॉट रेट में फ़र्क है रिकॉर्ड करने में तो मेरा वो फॉरेन एक्सचेंज लॉस या गेन हो जाएगा। ठीक है। तो इनिशियल रिकग्निशन स्पॉट रेट पे, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन मॉनेटरी का तो क्लोजिंग पे होता है, नॉन मॉनेटरी का डिपेंड करता है, विल डिस्कस द लिस्ट लेटर। और कोई भी डिफरेंस होगा अगर स्पॉट रेट क्लोजिंग रेट पे तो उसको अपने पीएल में रिकग्नाइज करते हैं। अब देखो अपने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इन्वेंट्री को अपने क्यों नॉन मॉनेटरी आइटम बोलते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स नहीं है। देखो अपने 1000 यूनिट को बाई किया, 75 का स्पॉट रेट था। ओके। 1000 यूनिट को 25 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बाई किया, $25 पर यूनिट के हिसाब से। देन 800 यूनिट को बेचा, 1000 को बाई किया, 800 को बेचा, क्या दाम बेचा? $30 पर यूनिट। जब बेचा तब 76 का एक्सचेंज रेट था। तो 1000 बाई किया, 800 बेचा तो कितना बचा? 200। तो इन्वेंट्री कितना है? 200 यूनिट। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होगा? ये देखो $25 के हिसाब से ख़रीदे थे ना, तो 200 इंटू 25, $5000 कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बाज़ार क्योंकि ख़राब था तो अपने इसको वैल्यू करेंगे $20 पर यूनिट। ख़रीदे कितना पे थे? 25। तो कॉस्ट 25, एनआरवी 20, वैल्यूएशन 20 पे होगा। तो 200 इंटू 20, $4000 पे वैल्यूएशन होगा। तो जो इन्वेंट्री $5000 का था अभी उसका वैल्यूएशन $4000 पे हो रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री का अमाउंट फिक्स नहीं है, मॉनेटरी आइटम का कंडीशन मीट नहीं हुआ, तो इन्वेंट्री क्या है तुम्हारा? नॉन मॉनेटरी आइटम, राइट। सिमिलरली जब अपने सामान बेचे थे, मान लो ये सामान अपने उधार में बेचे, तो उधार में बेचे तो क्या हो गया? 800 यूनिट इंटू $30, मतलब 24,000 का उधारी। ठीक है। अच्छा, जब अपने बेचे थे तब रेट क्या था? 76 का था। अब देखो मान लो
कि तुम्हारा सारा का सारा सामान उधारी में बिका, तो तुम्हारा 800 इंटू 30 $24,000 का उधारी, एक्सचेंज रेट क्लोजिंग पे 78 का है, ऐसा मान लो। जिस दिन बिका था उस दिन कितने का था, 76 का था। तो 24,000 इंटू 78 माइनस 76, ₹2 करके तुम्हारा एक्सचेंज डिफरेंस है। तो ये तुम्हारा गेन हो गया। गेन क्यों हो गया, तुमको पैसा मिलना है एंड एक्सचेंज रेट बढ़ गया, तो तुम्हारा 48K का गेन हो गया। तो ये अपने डिस्कस किया था कि इन्वेंट्री तुम्हारा नॉन मॉनेटरी आइटम है, डेटर्स तुम्हारा मॉनेटरी आइटम है। अब अपने फटाफट एक सम है यहाँ पे देख लो। सम क्या है कि देखो, कलीम ने 4.5 लाख बोरो किया, कब, 1 जनवरी को, और 31 जुलाई को रीपे कर दिया। ठीक है, 31 मार्च को अपने को फिनांशियल्स बनाना है, ये अलग अलग दिन का रेट दिया हुआ है। जिस दिन बोरो किया था उस दिन 48 का रेट था, तो उस दिन का एंट्री क्या होगा, बैंक टू फॉरेन लोन 4.5 लाख इंटू 48। अब 31 मार्च को रेट कितने का था, 49 का, ₹1 से बढ़ गया। तो अभी अपने ₹1 का एक्सचेंज लॉस का एंट्री करेगा, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस टू फॉरेन एक्सचेंज लोन 4.5। ठीक है, अब ये मेरा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस क्या है, खर्चा है, ये पीएल में जाएगा। तो पीएल टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस का ट्रांसफ़र एंट्री हो गया, और फॉरेन लोन जो है 4.5 लाख से बढ़ गया, ₹1 करके जो बढ़ा था। अभी 31 को वापस से 50 पैसा से रेट बढ़ गया, तो देखो 31 को क्या एंट्री होगा, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस टू फॉरेन लोन, वापस से एक्सचेंज डिफरेंस है ना 50 पैसा का, 49.5 माइनस 49 इंटू 4.5 लाख। फिर अपना जो लोन का पेमेंट हो गया टोटल, फॉरेन लोन टू बैंक एंड पीएल टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस था पीएल में चला गया। ठीक, अब आगे आ जाओ, फॉरेन ऑपरेशंस। तो फॉरेन ऑपरेशंस का मतलब हुआ कि बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अब ब्रांच हो सकता है, जॉइंट वेंचर हो सकता है, सब्सिडरी हो सकता है। तो दो तरह का फॉरेन ऑपरेशन होता है, एक हो गया इंट्रीगल, एक हो गया नॉन इंट्रीगल। तो कोई भी ऑपरेशन को, मतलब कोई भी काम को जो इंडिया के बाहर हो रहा है, उसको अपने इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन कब बोलते हैं, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। क्या, कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब इंडिया में जो एंटिटी है उसके साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हाई वैल्यू का हो रहा है, परचेज एंड सेल जनरली इंडियन एंटिटी के साथ ही हो रहा है, और फिनांस, मतलब उसको पैसा वैसा भी जो चाहिए होता है वो भी इंडियन एंटिटी से ही लेता है। तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का 3 कंडीशन, जो रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब इंडिया में जो एंटिटी है उसका साथ जो ट्रांजैक्शन होता है वो हाई वैल्यू का होता है, परचेज एंड सेल जनरली इंडियन एंटिटी से होता है, और फिनांस भी जनरली इंडियन एंटिटी से होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अपने उसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, अब अपने बात की थी ना उस समय, ट्रांजैक्शन का रिकग्निशन किस पे होता है, किस पे होता है याद है, अगर इनिशियल रिकग्निशन स्पॉट रेट पे होता है, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन किस पे होता है, तो ये उसका लिस्ट है, फिक्स एसेट या एगडेप या डिप्रिशिएशन या इन्वेस्टमेंट, ये होता है ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन डेटा हो उस पर होता है। ठीक है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बीआर, बीपी, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ये सारा होता है तुम्हारा क्लोजिंग रेट पे। ठीक, इनकम एक्सपेंस ये तुम्हारा ट्रांजैक्शन रेट पे होता है। अगर ट्रांजैक्शन रेट अवेलेबल नहीं है तो एवरेज रेट ले लेंगे, एवरेज मतलब ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट बाई 2। और कोई भी अगर हेड ऑफिस से रिलेटेड आइटम है तो उसको अपने हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस का जो एक्चुअल अमाउंट है उस पर उसको पोस्ट कर देते हैं, एंड कोई भी डिफरेंस जो ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करने से आता है उसको अपने एक्सचेंज डिफरेंस बोल के पीएल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। वापस से देख लो, ये लिस्ट याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, AS 11 में भी काम आता है, ब्रांच अकाउंटिंग में भी काम आता है। तो तुम लोग अगर ब्रांच अकाउंटिंग का रिविजन किया हुआ है तो तुम लोग को याद होगा कि फिक्स एसेट, एगडेप, डेप्रिशिएशन, इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन रेट पे, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बीआर, बीपी, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन क्लोजिंग रेट पे, इनकम एक्सपेंस ट्रांजैक्शन रेट पे, देन तुम्हारा एचओ का जो भी आइटम है वो एचओ का जो एक्चुअल रेट है उस पर होता है। ठीक है, अब अपने एक इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे अपने इनिशियल ट्रायल बैलेंस एंड सब्सिक्वेंट ट्रायल बैलेंस बनाएगा। अपने सामान ख़रीदा $10,000 का, 78 का रेट था, तो परचेज टू कैश 10,000 इंटू 78 780। एक्सपेंस पे किया $2,000 का, 72 का रेट था, तो एक्सपेंस टू कैश 2,000 इंटू 72। देन सामान बेचा क्रेडिट पे $8,000 का, रेट 73 था, तो फॉरेन डेटर्स टू सेल 8,000 इंटू 73। देन लोन अपने लिया $15,000 का, 74 का रेट था, तो बैंक टू फॉरेन लोन ये तुम्हारा हो गया 11,10,000, है ना, 15,000 इंटू 74।
अब अपने इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट दो ट्रायल बैलेंस बनाएगा। तो इनिशियल रिकग्निशन में अपने क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शन का जिस दिन जो रेट था उसी पे रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज 780, तुम लोग यहाँ पे देखो, परचेज 780। देन एक्सपेंस कितना है, 144, राइट। तो एक्सपेंस 144। यहाँ पे देखो सेल्स 584, फॉरेन डेटा भी 584 है, तो सेल्स 584, डेटर्स 584। लोन का देख लो यहाँ पे 1110, राइट। तो लोन भी सेम 1110, और जो भी तुम्हारा कैश का बैलेंसिंग फिगर था ये हो गया। तो इनिशियल रिकग्निशन स्पॉट रेट पे होता है, वहाँ पे कोई एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आता, याद रखना। इनिशियल रिकग्निशन में एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आता। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन क्या होगा, देखो परचेज, सेल, एक्सपेंस, राइट। वापस से मैं बोल रहा हूँ, परचेज हो गया, सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया, ये सारा तो तुम्हारा जो बाहर में हुआ था उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट। फिर तुम्हारा जो लोन है एंड डेटर्स है, ये अपना क्लोजिंग रेट 76 का है, यहाँ देखो दिया हुआ है क्लोजिंग रेट 76 का है, तो इसको अपने क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड कर लिया, ओके। कैश वापस से अपना जो था 186 सेम आ गया, एक्सचेंज डिफरेंस 6K का है। तो ये जो समझने के लिए था कि इनिशियल रिकग्निशन में तुम्हारा एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आता, सब्सिक्वेंट में एक्सचेंज डिफरेंस आता है। अब वापस से इस पे ही अगर अपने एक और क्वेश्चन देखें, तो इस क्वेश्चन में क्या है, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस है, उसको कन्वर्ट करना है। तो इस नंबर्स पे अपने ध्यान नहीं देते, अपने बस ये देख लेते हैं कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज था, ओपनिंग 63 है, क्लोजिंग 67 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 63 + 67/2 65। और 1/4/2010 का रेट 61 है। 1/4/10 का रूट किसके लिए काम आएगा, ये तुम्हारा फिक्स एसेट के लिए काम आएगा, और किसके लिए काम आएगा, इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन के लिए काम आएगा। तो 1/4/10 का रेट 61 है, ओपनिंग 63, क्लोजिंग 67, एवरेज 65, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो, बस अपने को रेट्स पे ध्यान देना है, बाकी तो कैलकुलेशन कोई आना जाना नहीं है। फिक्स एसेट जिस दिन ख़रीदा था 61 का रेट था, डेटर्स क्लोजिंग रेट पे होता है 67, ओपनिंग स्टेक ओपनिंग रेट पे होता है 63, एचओ से जो सामान आया, जो एक्चुअल एचओ का ट्रायल बैलेंस में रेट है उस पर होगा, देखो ये दिया होगा अपने को, एचओ से जो भी सामान आया वो अपने को दिया हुआ है, दिख रहे हैं 191, 490, ये अपने को अलग से दिया हुआ रहेगा, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ रहेगा। सेल्स एवरेज रेट, परचेज एवरेज रेट, वेजेज एवरेज रेट, सैलरीज एवरेज रेट, देन कैश तुम्हारा वापस क्लोजिंग रेट, एचओ वाला एचओ का जो एक्चुअल्स है, एचओ अगेन एक्चुअल्स, क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट, एंड जो डिफरेंस है वो एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, ओके। अब एक और चीज़ जो इस चैप्टर में है वो ये कि अगर कोई फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन है, जैसे यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि अपने को 25 तारीख को अमाउंट पे करना था, हमने 1 लाख का मशीन ख़रीदा था 15 जनवरी को, एंड 25 मार्च को अपने को पे करना था। जब हमने मशीन ख़रीदा तब स्पॉट रेट 75 था, तो अपने मन में डर हो सकता है ना कि पेमेंट 2 महीना बाद करना, अगर डॉलर का दाम बढ़ गया तो क्या होगा। तो हमने जिस दिन मशीन ख़रीदा था ना 15 जनवरी को, उसी दिन फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन बुक कर लिया था 75 रुपया 20 पैसा में, मतलब अपने उसी दिन डॉलर ख़रीद लिए थे कि तुमको 25 मार्च जिस दिन एक्चुअल पेमेंट करना है उस दिन 75 रुपया 20 पैसा में डॉलर मिल जाए। तुम्हारे मन में डर था बाई चांस दाम 1-2 रुपया और बढ़ गया तो नुकसान हो जाएगा, तो तुमने प्रीमियम कितना पे किया, 20 पैसा। तो 75.2 - 75, ये जो 20 पैसा है ये पीएल में चला जाएगा, राइट। जैसे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट $1 लाख, $1 लाख इंटू 20 पैसा, 20,000 रुपया पीएल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फॉरवर्ड का जो भी प्रीमियम होता है वो सीधा सीधी पीएल में ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी एक बार फटाफट वापस से देख लूँ। सबसे पहला चीज़ जो अपने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम के लिए सारा 3 कंडीशन पूरा होना चाहिए, इट शुड बी एसेट और लायबिलिटी, ठीक है, अमाउंट फिक्स होना चाहिए, एंड जो पेमेंट है वो तुम्हारा फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। ये एक लिस्ट है मॉनेटरी आइटम का, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन, बीआर, बीपी, इन सबको अपने क्लोजिंग रेट पे ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं। देन इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, ये सारा हो गया तुम्हारा नॉन मॉनेटरी आइटम, ठीक है। रिकग्निशन किस रेट पे होता है, इनिशियल स्पॉट रेट पे होता है। सब्सिक्वेंट के केस में मॉनेटरी आइटम का जो है वो तुम्हारा क्लोजिंग रेट पे होता है, एंड बाकी का अपनी लिस्ट यहाँ डिस्कस किया था ना कि फिक्स एसेट, एक्डेप, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट का ट्रांजैक्शन रेट पे जब भी अपने
एक्चुअल ट्रांजेक्शन किया था उस रेट पे, डेटर्स क्रेडिटर्स BRBP शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन का क्लोजिंग रेट पे, इनकम एक्सपेंस का ट्रांजेक्शन रेट पे, अगर अवेलेबल नहीं है तो एवरेज रेट विच इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, और एचओ के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो जो भी एचओ का रेट है उस पे करेगा। इसके बाद फिर अपने एक बात किया था कि फॉरेन ऑपरेशन मतलब अपने बाहर में काम कर रहे हैं इंडिया के, बाई मीन्स ऑफ सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, ब्रांच, कुछ भी बोल लो। तो दो तरह का होता है, इंट्रीगल एंड नॉन इंट्रीगल। इंट्रीगल का मतलब क्या हुआ कि अपने रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ बहुत हाई वैल्यू का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अपने मतलब जो बाहर का एंटिटी है, बाहर का ब्रांच है, वो इंडिया वाला एंटिटी से बहुत हाई वैल्यू का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। परचेज सेल जनरली इंडिया वाला एंटिटी से करते हैं, और फिनांस भी जनरली वो रिपोर्टिंग एंटिटी जो यहाँ पे है उसी से करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट AS11।